नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयाग एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सौरमंडल और पृथ्वी। इसमें हम देखेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं इत्यादि। आइए शुरू करते हैं। वो सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। रात के समय में मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा अन्य ग्रह जो रात के समय में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े तथा गर्म होते हैं जो गैसों से बने होते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े भी होते हैं, गर्म भी होते हैं तथा गैसों से बने होते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। ये किसी अन्य ग्रह से ना तो ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ना ही प्रकाश को। वे क्या कहलाते हैं? वे तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के पास स्वयं की ऊष्मा है और स्वयं का प्रकाश है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। सौरमंडल। सौरमंडल में क्या क्या आता है? तो सौरमंडल में हम देखेंगे कि सूर्य, ग्रह जिनकी संख्या 8 होती है, उन ग्रह के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया यानी कि जिसका हेड कौन होता है? सूर्य होता है। तो हम देखेंगे कि सौरमंडल में क्या क्या आते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सब सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत बड़ा व अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत बड़ा होता है और वो अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। यह एकमात्र प्रकाश, ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत है। किसके लिए स्रोत है ये? सौरमंडल के लिए। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य के बारे में हमने पढ़ा कि ये सौरमंडल के केंद्र में है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, एकमात्र प्रकाश, ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत है और ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम देखेंगे ग्रह। ग्रह जो है उनकी संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन सी हैं? तो सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अर्थात सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध और सूर्य से सबसे दूर है नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। तो जो ग्रह हैं उनके चक्कर लगाने का जो पथ है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार पथ है। उसको क्या कहते हैं? कक्षा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर है शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, तब नेपच्यून। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है और इनका पथ भी आप देख सकते हैं, ये वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार पथ है। तो हमने जाना कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जिसे सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, यानी 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, क्योंकि
इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्लूटो भी अब तक एक ग्रह माना जाता था। कब तक? 2006 तक। फिर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक की जिसमें निर्णय लिया गया कि प्लूटो बौने ग्रह है, अर्थात प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं और वो अपने अक्ष पर 59 दिन घूर्णन करता है। इसी प्रकार शुक्र का 255 दिन है। पृथ्वी 365 दिन। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल को लगते हैं 687 डेज और इसके पास ग्रहों की संख्या कितनी है? 2। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, यानी कि लगभग 12 साल लगते हैं। और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा ग्रहों की संख्या है, वो कितनी है? 53। फिर देखेंगे शनि को कितना समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 29 साल 5 महीने और इसके पास भी ग्रहों की संख्या 53 है। यूरेनस को 84 डेज लगते हैं और ग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून को टाइम लगता है 164 डेज और इनके पास ग्रहों की संख्या 13 है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आप यहाँ देख सकते हैं, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी के समान आकार होता है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, यानी जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया जा सकता है, किसी अन्य ग्रह पर नहीं। यहाँ ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। जीवन के लिए आवश्यक जल एवं ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। आप पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो जीवन की सभी परिस्थितियाँ कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। जीने के लिए जो आवश्यक जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो भी पृथ्वी पर उपलब्ध है। ठीक है। और ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 3,84,400। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी का चक्कर और अपने अक्ष का चक्कर वो दोनों सेम डेज में करता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है,
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वहाँ पानी है और ना ही वायु। यह अलग अलग समय पर अलग आकार एवं अलग स्थिति में दिखाई देती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं और ठीक उसके 15 दिन बाद जब यह दिखाई ना दे तो उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं जो तारों, ग्रहों या उपग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं मंडल में, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड क्या होते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आकाशगंगा, लाखों तारों का समूह जो आकाश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक चौड़ी सफ़ेद चमकदार रास्ते के रूप में दिखाई देती है, आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। तो आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक पथ है, एक रास्ता है। किस प्रकार का? तो लाखों तारों का समूह जो आकाश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक चौड़ी चमकदार सफ़ेद रंग के रास्ते के रूप में दिखाई देती है। हमारा अगला टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल नहीं है। वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी है। कहते हैं पृथ्वी बिल्कुल एक संतरे के समान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अतः अक्ष के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये गोलार्ध कैसे डिसाइड हुए? तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाले वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर स्थित रेखा उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण स्थित रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो जहाँ अक्ष लिखा है वो दक्षिणी भाग तथा ऊपर का हिस्सा उत्तरी भाग है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त जो डॉटेड लाइन है वो विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर उत्तरी गोलार्ध और उसके ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपने यहाँ पढ़ा कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर स्थित रेखा उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण स्थित रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। आप देखिए यहाँ की सभी रेखाएं समांतर हैं, कोई भी रेखा एक दूसरे से मिलती नहीं है।
4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, ये 23.5 डिग्री उत्तर विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर के तरफ कर्क रेखा पाई जाती है और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद हम देखेंगे ताप कटिबंध। ताप कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होते हैं? तो कर्क व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य की किरण वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती है। कहाँ पर? कर्क व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य की किरण वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती है, अतः उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य की किरण जहाँ लंबवत पड़ेगी, जाहिर सी बात है वहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मा, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो वो क्षेत्र क्या कहलाते? उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, जहाँ थोड़ा शीत थोड़ा उष्ण, मतलब जहाँ थोड़ी ठंडी और थोड़ा गर्मी, दोनों टेम्परेचर हों। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव, यहाँ हुआ लिख दिया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद है तीसरा शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। और ठंड क्यों होती है? क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि कर्क व मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। तो कर्क व मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरण लंबवत नहीं पड़ती। कैसी पड़ती है? तिरछी। या कह लें कि सूर्य की किरणें जो है वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाती हैं, ना के बराबर वहाँ पर किरणें सूर्य की पहुँचती हैं, अतः वहाँ ठंड बहुत होती है। इसलिए उस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं विषुवत वृत्त, बीच में सीधी लाइन है डॉटेड, उसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और उसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच जो ऑरेंज वाला क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है और विषुवत वृत्त और कर्क रेखा के बीच का उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, अतः यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तीसरा हम देखेंगे कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच जो ग्रे कलर का क्षेत्र है वहाँ शीत कटिबंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुँचती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी पहुँचती हैं और उष्ण कटिबंध में लंबवत पड़ती हैं। अब हम देखेंगे देशांतर। देशांतर की परिभाषा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर तथा प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ग्रीनविच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। ग्रीनविच रेखा के 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पर
उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की सभी रेखाएं आपस में मिलती हैं और इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती और बीच में जो डॉटेड 0 डिग्री दिखा रहा है वो ग्रीनविच लाइन है, जिसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसके ठीक 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में समय की गणना की जाती है। अब हम देखेंगे देशांतर और समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने का जो पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री वो घूमती है कितने समय में? 4 मिनट में। अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हों तो ग्रीनविच रेखा के 15 डिग्री पूर्व का समय 15 गुणे 4, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री घूमने में 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे तथा ग्रीनविच रेखा के अगर 15 डिग्री पश्चिम का समय लेंगे तो हम 15 डिग्री पश्चिम यानी कि 60 मिनट पीछे, तो हम कह सकते हैं कि दिन के 11 बजे होंगे। अब बात करते हैं मानक समय। तो प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है, भारत का भी है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। इस रेखा को ही या तो नैनी से गुजरने वाली रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक जो है वो ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूरब है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। रूस का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने के कारण यहाँ के अनेक मानक समय हैं। रूस के मानक समयों की संख्या है 11। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। एक वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में। अपनी सुविधा के लिए हम वर्ष में सिर्फ 365 दिन ही गिनते हैं, बाकी के 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड को छोड़ देते हैं। तो कह सकते हैं कि एक वर्ष में 6 घंटे शेष बच गए, तो यही 6 घंटे अगले 4 वर्ष में जुड़कर 24 घंटे यानी 1 दिन होते हैं। तो हर 4 वर्ष पर यानी प्रत्येक 4 वर्ष पर दिनों की संख्या 365 से 366 हो जाती है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। धन्यवाद। हम आगे की वीडियो में पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।